बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द 8 फंडामेंटल चेंजेस इन सेल फिजियोलॉजी इन कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है कि सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, यानी कि जो ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ सफिशेंसी आ जाती है कैंसर सेल्स में। सो ट्यूमर सेल्स टू प्रोलिफरेट विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बगैर उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑन्कोजीन एक्टिवेशन। क्योंकि ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गई है तो ऑन्कोजीन का क्या काम होता है, ग्रोथ कराना। तो क्या है हो रहा है ट्यूमर सेल के अंदर कि वो ग्रोथ स्टिमुलाई के बगैर ही ग्रो करता जा रहा है। इन नॉर्मल सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स विच रेगुलेट द नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन्स। एक ऐसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करती हैं, वो ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि सेल की नॉर्मल प्रोलिफरेशन कराएंगे और डिफरेंशिएशन कराएंगे। ठीक है, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर जब म्यूटेशन आ जाएगी तो उसकी वजह से बन जाती हैं ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन, और जैसे ही ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन होती है तो प्रोडक्शन होती है ऑन्कोप्रोटीन्स की। और ऑन्कोप्रोटीन की जब प्रोडक्शन होगी ना तो ऑन्कोप्रोटीन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल ग्रोथ करवा सकते हैं नॉर्मल ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नल्स की एब्सेंस में। हैव द एबिलिटी टू प्रमोट सेल ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नल्स। ठीक है, तो क्या हो गया है, सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी में चेंज क्या आता है, इन सेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले सिग्नल से ये सेल्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं। नॉर्मल सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं विच एनकोड प्रोटीन्स दैट रेगुलेट सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं जो ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करेंगी, और ट्यूमर सप्रेसर नाम से ही पता लग गया है कि ये सेल साइकिल के कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं उस पे ये मौजूद होती हैं, और उन चेक पॉइंट्स पे ये मौजूद होती हैं ना तो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स के लिए इनसेंसिटिविटी कॉज, मतलब ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स देती हैं, रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को, ग्रोथ की इनहिबिशन कराती हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देती। व्हेन डीएनए डैमेज सेल अंडरगो डिवीजन दीज प्रोटीन विल हॉल्ट इट्स प्रोलिफरेशन एंड ड्राइव सेल टू इनिशिएट द डीएनए रिपेयर। तो क्या होता है कि ये सेल साइकिल के चेक पॉइंट पे बैठी भी होती हैं, और इनका काम क्या होता है कि जैसे ही उस चेक पॉइंट से कोई सेल गुजरने लगता है जिसके अंदर डीएनए डैमेज हुआ हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं कि डीएनए डैमेज सेल के अंदर उसकी प्रोलिफरेशन को फर्दर आगे इनहिबिट करेंगे। क्योंकि डीएनए डैमेज सेल का आगे बढ़ना फ़ायदेमंद नहीं है, कि वो सेल तो ख़राब हो गया तो उसका टूटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या कराएंगे कि उस सेल की अपोप्टोसिस कराती हैं ये वाली जीन्स, या उस सेल को ख़राब कर देंगी, और ताकि उस सेल को वहाँ से सेल साइकिल से उसको निकाल देंगी कि भाई जाओ पहले तुम रिपेयर हो गया हो फिर तुम सेल साइकिल में आओगे। अगर डीएनए पहले इन्हें कहा जाता है कि तुम अपनी डीएनए रिपेयर करवा के आओ। अगर डीएनए रिपेयर पॉसिबल नहीं होता तो इन सेल्स की सेल डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन आर इनएक्टिवेटेड, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाएंगी। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द म्यूटेटेड सेल्स, जिन सेल में म्यूटेशंस हैं उनके अंदर डीएनए रिपेयर नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन चलती रहेगी उन डैमेज्ड या म्यूटेटेड सेल्स की। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस कर रही थी, या उन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम क्या था, चेक पॉइंट्स पे मौजूद थी, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पे, और इनका काम क्या था कि डीएनए डैमेज सेल को चेक पॉइंट से पास नहीं होने देना। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन कौन सी हैं, रेटिनोब्लास्टोमा, P53 जीन, इसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं, APC जीन, WT जीन, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। ठीक है, ये कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं नॉर्मल। उसके बाद तीसरी फिजियोलॉजी, सेल की फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं, ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन ट्यूमर सेल्स। इन जनरल ग्लूकोज अपटेक ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर इज़ वेरी हाई, ये बात हमें पता है। ट्यूमर सेल प्रेफर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ओवर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर ATP जनरेशन। ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं कि ATP को जनरेट करने के लिए बजाय इसके कि वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करें, वो क्या कराते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला जो मैकेनिज्म होता है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो करने लग जाते हैं। इवन दो के उनके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करें। इसको कहते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की, नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो 36 ATP बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है, सिर्फ 2 ATP बनते हैं, एंड इट रैपिडली यील्ड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग द ट्यूमर्स। ठीक है,
तो हमने देखा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 36 एटीपी बन रहे थे, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 एटीपी बनते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऐसे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करके मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस कराता है ट्यूमर, और उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर फिर अपने ट्यूमर सेल क्या कराता है कि उनकी बेसिस पे फिर ग्रो करता है। इवेजन ऑफ अपोप्टोसिस, चौथा काम ये क्या करते हैं कि अपोप्टोसिस को इवेट कर देते हैं, उससे एस्केप हो जाते हैं। व्हेन सेल विद द डीएनए डैमेज, तो जब भी डीएनए डैमेज का सेल जाता है उसकी आगे सेल डिवीजन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि p53 उसको रिकग्नाइज करता है, उसको सेल साइकिल चेक पॉइंट पे जो है क्रॉस लगाता है कि भाई तुमने आगे नहीं जाना क्योंकि तुम्हारा डीएनए डैमेज है। ये नॉर्मली होता है। लेकिन क्या होता है, जब डीएनए डैमेज सेल होता है उसको डीएनए रिपेयर के लिए भेजा जाता है। अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, इफ़ नॉट देन इट विल अंडरगो अपोप्टोसिस। लेकिन कैंसर में क्या होता है, विच इज़ रेगुलेटेड बाय दिस जीन आर ऑल्सो डैमेज्ड अपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है कि ये जो अपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स होती है ना बेचारी, ये भी डैमेज हो जाती हैं कैंसर में। ठीक है, तो अपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स जब डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपोप्टोसिस नहीं होती, तो डीएनए डैमेज या जेनेटिक डैमेज के सेल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड दे फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल इमोर्टैलिटी, यानी कि ये कभी इनकी डेथ नहीं होती, ये इमोर्टल हो जाते हैं। लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल है कि यानी कि ता क़यामत ता हयातो ता क़यामत ये रेप्लिकेट होते रहते हैं। नॉर्मल सेल ऑफ द ह्यूमन कैन ओनली डिवाइड अप टू 60 to 70 साइकिल, यानी कि हमारी बॉडी का हर नॉर्मल सेल उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 60 से 70 साइकिल सेल डिवीजन की कर सकता है। लेकिन कैंसर सेल डिवाइड लिमिटलेसली, उनके पास कोई लिमिट नहीं होती, वो डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। 3 क्लोजली रिलेटेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोर्टैलिटी ऑफ कैंसर सेल्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर सेल की इमोर्टैलिटी कराते हैं? एक तो ये इवेजन ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होती है? सेलुलर एजिंग, यानी कि एक तो ये सेलुलर एजिंग से एस्केप कर लेते हैं, ख़ुद को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इवेजन ऑफ सेनेसेंस हो जाती है। एबिलिटी ऑफ डिवीजन डिक्लाइन, तो क्या होता है कि जब सेलुलर एजिंग हो जाती की इवेजन हो जाती है सेनेसेंस की, या सेलुलर एजिंग की इवेजन हो जाती है, तो वो हमेशा जवान रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ डिवीजन डिक्लाइन हो जाती है, सेल बिकम सेनेसेंट ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ p53 एक्टिविटी। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि नॉर्मली जो कैंसर सेल्स हैं ना वो सेनेसेंस को इवेट कर लेते हैं। सेनेसेंस क्या होती है? सेलुलर एजिंग। और नॉर्मल सेल्स में जब सेलुलर एजिंग होती है तो उनकी डिवीजन की कैपेबिलिटी डिक्लाइन कर जाती है और सेल सेनेसेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ये जो पुराने सेल्स होते हैं उनके अंदर p53 जीन एक्टिवेट हो जाती है और वो कहती है कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा अब ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। p53 कहती है कि मैं तुम्हें अब ख़त्म करा दूंगी। लेकिन ट्यूमर सेल्स ने क्या करना है? इवेजन ऑफ सेनेसेंस करनी है। तो कैंसर में p53 जीन का जो फंक्शन है, क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके इनएक्टिवेट होने की वजह से सेल जो है वो सेनेसेंस को इवेट कर लेते हैं, यानी कि इवेजन कर लेते हैं, और उसकी वजह से सेलुलर जो सेल सेनेसेंट होने होते हैं वो सेनेसेंट नहीं होते और हमेशा एक्टिवेट रहते हैं और रेप्लिकेट होते रहते हैं। दूसरा काम वो कैसे करते हैं कि इवेजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस, यानी कि माइटोटिक क्राइसिस से वो निकल जाते हैं। इन क्रोमोसोमल के एंड्स में टीलोमेर्स होते हैं, और टीलोमेर्स क्या होते हैं? टीलोमेर्स आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट बाइंड टू द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, राइट, एंड दे प्रिवेंट इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ क्रोमोसोमल एंड्स, यानी क्रोमोसोम के एंड पे 2 गार्ड्स बैठे होते हैं जिनको टीलोमेर्स का नाम देते हैं। वो डीएनए को टूटने फूटने से बचाते हैं टू मेंटेन द जीनोमिक स्टेबिलिटी, ताकि जीनोम स्टेबल रहे। लेकिन नॉर्मल सेल में क्या होता है? टीलोमेर शॉर्टन विद ईच डिवीजन। जैसे जैसे हर सेल साइकिल में डिवाइड होकर निकलता है तो नॉर्मल सेल के टीलोमेर्स हर डिवीजन के साथ शॉर्ट हो जाते हैं। दे अंडरगो डेथ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड माइटोटिक क्राइसिस। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं कि नॉर्मल सेल्स में हर डिवीजन के साथ क्योंकि टीलोमेर छोटे होते जा रहे हैं, तो नॉर्मल सेल बेचारे कहते हैं कि हमारे ज़िंदे रहने का क्या फ़ायदा, तो वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए डैमेज होता जा रहा है, टीलोमेर छोटे होते गए होते गए होते गए, एंड पर डीएनए इतना छोटा हो गया है कि आप वो कहता है कि बस अब मैं 60 to 70 साइकिल्स कर चुका हूँ, अब मेरे अंदर और कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक क्राइसिस का नाम देते हैं। लेकिन सम सेल्स हैव टीलोमेरेज एंजाइम, कुछ सेल्स के अंदर टीलोमेरेज एंजाइम का होता है। वो क्या करता है? विच हेल्प देम टू रीसेंथेसाइज टीलोमेर्स, उसकी वजह से वो टीलोमेर को रीसेंथेसाइज करते रहते हैं। जब टीलोमेर रीसेंथेसाइज होता रहता है तो डीएनए क्या होता रहता है? डीएनए रिपेयर होता रहता है। तो कैंसर सेल्स ऑल्सो हैव दिस एबिलिटी। तो नॉर्मल सेल्स बेचारे माइटोटिक क्राइसिस में चले जाते हैं, कैंसर सेल्स माइटोटिक क्राइसिस में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास टीलोमेरेज एंजाइम होता है और वो अपने नए टीलोमेर्स बनाते रहते हैं और हमेशा जिंदा रहते हैं। सेल्फ रीन्यूअल,
जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रीन्यूअल करा सकता है। अब देखें विद ई सेल डिवीजन ऑफ स्टेम सेल इन न्यूप्लास्टिक सेल। अब फॉर एग्जांपल स्टेम सेल है, एक स्टेम सेल है वो आगे 2 फर्दर बनाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि हर डिवीजन, एक स्टेम सेल डिवाइड हुआ, एक तो नॉर्मल मैच्योर सेल बना, दूसरा फिर स्टेम सेल बना, फिर ये डिवाइड होगा, आगे डिवीजन में एक मैच्योर बनेगा, स्टेम सेल से एक अगेन मैच्योर बनेगा और एक अगेन स्टेम सेल बनेगा, डॉटर सेल स्टेम सेल बनता रहेगा। तो यानी कि आपने देखा है कि हर डिवीजन के साथ एक स्टेम सेल लाजमी बन रहा है। तो खुद सोचें कि जब हर डिवीजन के साथ स्टेम सेल बन रहा है तो कितनी ज़्यादा डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है ट्यूमर सेल्स के पास। विद टाइम मोर एंड मोर स्टेम सेल्स इन ईच डिवीजन सो दैट द ट्यूमर मे नॉट रन आउट ऑफ द स्टेम सेल्स। यानी कि इतने स्टेम सेल सिंथेसाइज हो रहे हैं, हर सेल डिवीजन में स्टेम सेल सिंथेसाइज हो रहा है ताकि ट्यूमर सेल्स मे नॉट रन आउट ऑफ स्टेम सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम सेल्स हों, और इसकी वजह से जितने स्टेम सेल ज़्यादा होंगे ट्यूमर का साइज़ उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद है सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, यानी ट्यूमर सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली ब्लड वेसल सिंथेसाइज करते रहते हैं। एंजियोजेनेसिस का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये ऑक्सीजन और सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके अलावा एंजियोजेनेसिस क्या करती हैं कि रिलीज़ करती हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और ग्रोथ फैक्टर्स क्या कराते हैं, एंडोथेलियल सेल की ग्रोथ कराते हैं और फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है एंडोथेलियल सेल से, एक तो ये कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी ट्यूमर को, दूसरा जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर का क्या काम होता है कि वो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जाता है और क्या कराता है, एंडोथेलियल सेल से ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है और वो जाके ट्यूमर की ग्रोथ कराता है। Formation of new blood vessels is known as angiogenesis. Cancer cell depend upon body for oxygen and nutrient and they need good blood supply to maintain the proliferative rate. हमें पता है कैंसर सेल पागलों की तरह डिवाइड करें, तो पागलों की तरह डिवाइड होने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसलिए वो ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। नॉर्मल टिश्यू के अंदर जो एंजियोजेनेसिस रेगुलेट होती है, यानी एंजियोजेनेसिस को ना औकात में रखा होता है। कैसे रखा होता है कि एंजियोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस करा रहे होते हैं, और ऐसे फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो इसमें एक बैलेंस होता है, यानी कि प्रोमोटिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स में एक बैलेंस अचीव होता है, ठीक है। लेकिन कैंसर में ये बैलेंस लॉस्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि एंजियोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स कैंसर में ज़्यादा हो गए हैं, जिन्होंने एंजियोजेनेसिस ज़्यादा करवानी है, और इनहिबिटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा होता है? ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटिंग फैक्टर्स। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटिंग फैक्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं और एंजियोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स आप रेगुलेट हो जाते हैं, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम की ये वाली साइड ज़्यादा हो जाती है और ये वाली साइड कम हो जाती है कैंसर्स में, ठीक है। तो ड्यू टू बोथ दीज फैक्टर्स आर सेक्रेटेड बाय ट्यूमर सेल्स, ठीक है। तो ये जो एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स होते हैं इनको खुद ट्यूमर खुद सेक्रेट करा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बने। उसके अलावा कौन सेक्रेट करते हैं? मैक्रोफेजेस सेक्रेट करते हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स को, और स्ट्रोमल सेल्स जो कि स्ट्रोमा में सेल्स मौजूद होते हैं वो भी सेक्रेट करते हैं। तो एंजियोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और बीटा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। उसके अलावा एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स कौन से हैं? एंजियोस्टेटिन है और एंडोस्टेटिन है, ठीक है। अब सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है कैंसर सेल्स की? दे हैव एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज। और इन्वेजन और मेटास्टेसिस हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे ट्यूमर सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग सेल्स को इन्वेड करते हैं, और वो जब बिल्कुल रिमोट साइट्स पे अपना जाके सीडलिंग बना लेते हैं तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है? एबिलिटी टू इन्वेड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को इन्वेड कर सकते हैं, उसको अटैक कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन फॉर द मेलिग्नेंट सेल एंड डिस्ट्रॉय देम, ट्यूमर इम्यून सर्वेलेंस कहते हैं। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली क्या करता है कि ट्यूमर सेल्स को स्क्रीन करता रहता है और उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है, इसको कहते हैं ट्यूमर इम्यून सर्वेलेंस। लेकिन ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं कि ट्यूमर सेल बड़े चालाक होते हैं, वो एक्सप्रेस कर लेते हैं एबनॉर्मल एंटीजन सेल्स इन द ट्यूमर सर्वेलेंस। तो उसकी वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज दैम एज फॉरेन एंड डिस्ट्रॉय दैम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक एबनॉर्मल एंटीजन एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मली उनको क्या करता है कि एज अ फॉरेन रिकग्नाइज करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और क्या होता है कि सेल्स इन इम्यून सर्वेलेंस में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? टी सेल, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, ट्यूमर इम्यून सर्वेलेंस पुअर होती है, कि जो हमने बात की थी ना कि नॉर्मली क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स ऐसे एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं, उन एंटीजन को इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है, उन एंटीजन को फॉरन के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कराता है। इम्यून सर्वेलेंस के सेल्स कौन से थे? टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, तो ट्यूमर इम्यून सर्वेलेंस बहुत पुअर होती है, और ऐसे पेशेंट्स कैंसर से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टी सेल, उनके मैक्रोफेजेस, उनके नेचुरल किलर सेल्स नहीं होते, कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर के ऊपर जो एंटीजन है
जो कि फॉरेन एंटीजन होते हैं वो रिकग्नाइज नहीं हो पाते और ट्यूमर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। ट्यूमर सेल्स हैव मैकेनिज्म टू एस्केप द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। उसके अलावा क्या होता है, ट्यूमर सेल्स बड़े चालाक हैं, उनके पास सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को इवेट कर जाते हैं। कैसे? दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन नेगेटिव ट्यूमर सेल्स। पहले हमने कहा था ना, अगर ट्यूमर सेल्स के ऊपर एंटीजन होगा तो इम्यून सर्वेलेंस के सेल्स आएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ट्यूमर सेल्स इतने चालाक होते हैं कि वो अपने ऊपर एंटीजन ही प्रोड्यूस नहीं करते, वो एंटीजन नेगेटिव होते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या है कि इम्यून सेल्स बेचारे उनको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इम्यून सेल्स तो एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं ना। दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन ट्यूमर सेल्स। जो एंटीजन ट्यूमर सेल्स है वो बनाएंगे, लेकिन वो बहुत कम बनाएंगे। दे सेक्रीट साइटोकाइंस टू इनहिबिट इम्यून सेल्स। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स क्या करेंगे कि वो साइटोकाइन ऐसे सेक्रीट करते हैं जिससे इम्यून सेल्स इनहिबिट हो जाते हैं। दे मास्क देयर सरफेस एंटीजन। अगर सरफेस एंटीजन मौजूद भी है तो उसको छुपा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्रीट मेटालो MPS फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि ये म्यूकोपोलीसेक्राइड्स को सेक्रेट करते हैं, और वो म्यूकोपोलीसेक्राइड्स क्या करती हैं कि वो एंटीजन को कवर कर लेती हैं। सम ट्यूमर सेल बाइंड टू एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स इन ब्लड एंड हाइड देयर एंटीजन। कुछ ट्यूमर्स क्या करते हैं कि वो प्लेटलेट्स के ऊपर बाइंड कर जाते हैं और प्लेटलेट्स के एंटीजन को हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पांचवा प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग किलिंग ऑफ इम्यून सेल्स बाय ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट किलिंग क्या होती है कि इनमें कॉन्टैक्ट होता है तो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट किलिंग होती है। और छठा तक काम ये क्या करते हैं कि सम ट्यूमर सेल रिकग्नाइज साइटोकाइन एज ग्रोथ फैक्टर। और ये क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम के जो साइटोकाइंस होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने आते हैं। वो क्या करते हैं, ये इतने चालाक होते हैं कि इनको एज अ ग्रोथ फैक्टर रिकग्नाइज करते हैं, यानी कि बजाय डिस्ट्रॉय होने के उसी को अपना ग्रोथ फैक्टर बना लेते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ किलिंग दे अंडरगो प्रोलिफरेशन। और ये इतने चालाक हैं, इन्होंने अपना मैकेनिज्म इस तरह से बदल लिया कि बजाय इसके कि साइटोकाइन से ये मरते, इन्होंने अपनी प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दी। सो ये 8 चेंजेस थी जो कि सेल फिजियोलॉजी के ऊपर ट्यूमर सेल्स करते हैं। So this was all about the properties of tumor cells. See you in the next lecture.